नमस्कार मित्रों, मैं गिरीश चंद जोशी गांव पहाड़ उत्तराखंड से और मेरे गांव का नाम है जजूट। पिथौरागढ़ ज़िले के सुदूरवर्ती तहसील गंगोलीहाट मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर जो है सुदूरवर्ती गांव है। तो मित्रों, हम लोग यहाँ पे गांव पहाड़ में खेती बाड़ी करते हैं, किसानी करते हैं। तो आजकल बहुत बातें चल रही हैं मिलेट्स की और मोटे अनाज की। तो अभी रबी सीज़न की फसलें निकल रही हैं खेतों में। तो इस सीज़न में कौन से अनाज हमारे गांव पहाड़ में होते हैं और कौन से अनाज हम बहुतायत से प्रयोग करते थे और खाते थे, और उनमें से एक फसल अभी हमारी निकल रही है अलसी। तो मैं अलसी आपको दिखाता हूँ। तो मित्रों, ये है अलसी जो हमने अभी खेत से निकाली है कल। तो ये सुखाने के लिए रखी गई है और बहुत महत्वपूर्ण एक फसल हमारे गांव पहाड़ में हुआ करती है, और ये है अलसी। तो रबी सीज़न में ये अलसी निकाली जाती है और बहुत महत्वपूर्ण फसल है। अब ये सूखने के उपरांत इसमें से अलसी के बीज निकाले जाएंगे। तो ये बीज जो है उसके बाद हम इसको खाने में प्रयोग करते हैं। और कैसे इसका प्रयोग होता है अलसी का, तो मैं अपनी माताजी से इस बारे में पूछता हूँ। तो मैं आ गया हूँ अपनी माताजी के पास, और हमारे माताजी की उम्र है 97 साल। तो मोटे अनाजों की बात चल रही है आजकल। तो मोटे अनाजों में क्या क्या पुराने लोगों ने खाया है और क्या क्या होता था, तो उसी में मैंने अभी आपको एक फसल रबी सीजन की दिखाई, अलसी। तो अलसी हमने खेत से निकाल रखी है। याद बढ़ने निभे और अलसी तेल देख रखो तेल ले होने बिना देख तेल ले हूँ गुनन हो। और हम लोग की कस क्या खचा था, हम खटाई बड़ा बेर खनेर भैया चटनी और एक भुटियो बुडबेर भुज और भुरकॉल भंगा भुरकॉल अलसी भुरकॉल में रड बेर खनेर जा पहली मसूर हुनेर बा मसूरा नानी मसूर जतार पीस। हाँ। फिर भी रड बढ़ाई बहुत बड़ी रड, एक मसूर जो नैन वाले हो, नैन वाली मसूर वीक रोटले बड़ो नेर बहुत बड़ी रड हुनेर और जो मसूरा रोटले बड़ो छै जो मसूरा रड हुनेर बा जोंग रड हुनेर बा सुंदर और जोंग भुज जो फिर जतार पीसू फिर साल साल में सत्त बना जो सत्त को नेर बा सत्त जौगण भुटे होय। फिर वो जतार पीस फिर धूस जो वो पीसो इसमें चीनी मिला और सौंफ मिलाए शरबत बढ़ाए एक डाब में कह फिर ये बैसका में है बैठ जो जहाँ होल खेतन ले दी रखो हमें दे तो और एक कसिन में पानी लीजिए वो ये कागज में वो सता लीजिए सत वो सतो धूस अपन जो दान हो ने जाए में जौ सत जो सत को मिल जाए। और बाजूर ले खचे पहली बाजूर ले हुई बाजूर भैरन बटी आ दूर जैसन बटी आ यहाँ बाजूर खा पहली हौसले सहित बाजूर बाजूर यहाँ दे हुई और मड्डू मड्डू हुनेर और कौन हुनेर में कौनी के रोटले हो जाए। हाँ कौनी रोटा बड़ी तो भल मान छे कौन बीमार में ये सर्दी जुकाम जर में कौन हो कौनी और मदिर मदर ले हुनेर मदर जोल बड़ो नेर ब्या भट्टी में कितने ब्या और मदरो भात तू सवाद हुई भूट मुनि मदर में हारी ये में मदिर कुटबेर भुटेऊ ने होय भूटू भेजाबे न ई भात हुंच बढ़िया मदरो भात खा रहो खा रहो मेर बाबू बनू कौनी भात ले हो जाए कौनी किले ने कौनी भात ले खा रहो कौनी ले चावल और रोटले होने रोट खनेर भा रोट कौनी और चुआक चुआक तू भुजबे न लड्डू ले बने रे भ्यावी भुजू जाड़न में और मैं यहारी पहन जबान में खुद हुई
गौन में खुद मिला बेर लड्डू बनो ज्ञान तो मैंने दे मैं दे रूख रूख मस्त रूख तेल बेर गुड़ बड़ो नेर भा उमाल बेर लकाड़न में वो भेल बड़ो नेर भा फिर गुड़ और की हुई और क्यों धान ब्या धान वो लाल वाल लाल धान सफ़ेद धान किरमिल धान बासमती और छुट्टी नंधनी तो तू नाम भ्या और शाम की एक एक आज गानूर ले हुई गानूर पहली तेल यहाँ का हुई लोकल वालों हाँ यहाँ मछन जो हुए भ्या बहुत बड़ी हुए भ्या मछन गेहूँ मैं झूठ ले हुए लिया और बहुत स्वाद हुए जो अब जो कौन से तो यहाँ आप सालन दूसरे जो काल जमाली काल जमाल काल जमाल लाल जमाल काल जमाल मस्त हुआ अब वहाँ गोई बंद पड़ गया जो आप पहली लाल धान गोज हो लाल धान आप बिल्कुल ना होने ना हो लाल धान सही ना है ठंडा तो पहली आदि सब तई वाल मोटा अनाज खनेर व्या ले और सब धान हुए जा बहुत खुशबू वाला धान हुए ना ये मोटा अनाज जो से जौ और कौड़ी मदिर मड्डू कौन मदिरो जौ रॉट खनेर भ्या जमडवा रॉट खनेर भ्या हाँ भटा रॉट ले खनेर भ्या हर बेड़ी बेड़ी रॉट बेड़ी रॉट उन खनेर भ्या हाँ और बहुत जतनन खनेर भ्या हुई नाजक बहुत हिफाजत खनेर भ्या तो खाना खाना टाइम ले होने भी हर या हमेशा जी खनेर व्या टे सीजन में रोज जाड़ा देना वे खनेर भ्या मड्डू जाड़न में मड्डू जाड़न में वे खने व्या और अब एल नहीं खान मड्डू गर्मी में नहीं खने व्या गर्मी में नहीं खाती में है एल भिजालू पिछू नहीं डाटना पिछू जो होलो तो भिजाए एल 3-4 बजे 7-8 बजे डाट पकाए और फुल बेर और बड़ी भेज जा नहीं जो फिर 9 हुई पहली बाटी भी बाल लाल हुई पिसाल शुरू में फिर जापन में बड़ा दे और जुनौले के बड़ों जुनौलक जुनौलक में रात में हुनन मोनी ने हुन जुनौलक मोनी हाँ बहुत बड़ी है हम बड़ी शायद उनमें गुरु से बीमार टाइम में खाई जीगा और ददोदन में जब गुरुओं से रस बड़ा भी दिखी कहें ले बोल हमारे वहाँ नहीं होला हाथ वहाँ जाल गौन में गुरुओं लाल गुरुओं से पानी देने ज़्यादा ददोदन में तो पहली गेहूँ रोटक बहुत कम खाई जाती है गेहूँ खाने पे तई खाने का मोटा रोट बढ़ाए एक रोट मोट खा ले एक दूध खल के गेहूँ खा ले गेहूँ ना फार पूजा करा ला तब पुजाल पछिल जाने नती भैरन है कहाँ ना तो सब मिलाबेर खाने भाई मिला बेर खाने जौ मसूर हाँ और मड्डुआ और गेहूँ मड्डू और ज़्यादा दिन में एक दूधी रोट गेहूँ घोलो एक रोट दूधी रोट मड्डुआ हुआ खा लो घी दगड़ी सांद दगड़ी बढ़िया नेट रोट बढ़िया नेट गो खानी भट्टी बढ़ाला भट्टिया दगड़ बड़ी साग होल पलो होल भट्टी ले के सीजन में खनेर भाई गन होन भर भट्टिया खनेर भ्या जड़न में हाँ एल गर्मी में कम खने भाई गर्मी में कम खनेर भ्या गर्मी में देख साग हाग बढ़ा के खनेर भ्या भट पीस गहत खनेर भ्या छना ओ किले मसूर डुबुक गर्मी में मसूरा डुबुक मसूर दल उधई पीसू मसूरा डुबुक खनेर भ्या छना ठंड होने पे आलो ठंड होने रह जाता है गर्म नहीं होने ठीक नहीं छा हलवे ले खाई जीगा हाँ हलवे तो मसूरा डुबुक बहुत बड़ी तो चीज़ अब कोई खाने न तो चीज़ तैसी चीज़ खाने जाल खतन है आल और एक थाली में थाली में हल्दी डाल पसी दे हाँ ये खाई लेके खाई मदिरा मधुरो भात और खाने बढ़िया है और कौड़ी कौड़ी के लिए भात ले भात होने भात ले जौल ले खज्जी होने जो बहुत खज्जी बुझ गए ना खज्जिया खात खाने दिया
और अलसी जो से तय चटनी होने का और तय बुरले बड़ों में चाहिए। भूर बड़ो नहीं चटनी बड़ो नहीं रटन नगर भूर चूक नहीं होलो उसे भूर दगाड़ी रात खाली मून हम और साग बाद में तिमला भी बेड़ू टुकना ले साग खजे। बेड़ू टूक ना होने दो हमारा तो अम्बिया बाबू दिकम्बर जी लोने गाय दो तो बेड़ू टूक चाला लो है एला सीजन में। ओए शो नना नन गुज्जा लाइक नन्ने और कैरवा कातना के लिए खाई करवा का नंगले खने भी एला हो चले। हो तू करवा का तोड़ी और कॉल जे मैं बाप मौजूद हूँ ना उन्नी तोड़ी करी और कदुआ टुकना कद्दुआ टुकना साग बड़ी हुने जो मुनि कौन कौन पात हाथ मिलाई मुझ बड़ों सा उन्हें बड़ी हुई मित्रों हमारी माताजी की उम्र है 97 साल। तो अभी ये बता रही हैं कि हमने अपने टाइम पे सारे मोटे अनाजों को खाया और जिसमें जौ जौ मसूर की रोटी और कौड़ी की रोटी और मडुए की रोटी, गेहूँ मडुए की रोटी मिक्स करके गेहूँ और मडुआ तो खाया ही जाता है। लेकिन इन सब का खाने का भी एक अपने नियम परपाटी थी और किस सीज़न में किस ऋतु में कौन से अनाज खाए जाएंगे वो भी एक महत्वपूर्ण विषय था। क्योंकि बहुत अभी जैसे मडुआ है या जो रागी है फिंगर मिलेट है उसको जो है अभी के 2 महीने नहीं खाया जाता था। तो गर्मियों के टाइम पे वो वर्जित रहता था और जाड़ों तो भादों के महीने से अगस्त के महीने से मडुए की रोटी और मडुआ खाया जाता था। तो ऋतु अनुसार भोजन करना, ऋतु अनुसार मोटे अनाजों को खाना बड़ा महत्वपूर्ण था। अगले ऋतु अनुसार खनेरवा जो जय सीजन माहौल कुधड़ को कॉल उन्होंने तोड़ देना कुधड़ को ना साग वीक लेके बनाड़ो साग लेके खाएं बनाड़ो साग ले हमने जो तोड़ देना वी फली ना ओए अब उन बिजन आलू कम होला तो उसे तोड़ देना ये कॉल देना खनेरा जा साग बनाड़ो साग बड़ी हुई हमने एक भी बोर चीज लेके लगाए सब कौड़ी कौड़ी मदिरा तो हमेशा खाएं वो सदा खनेर पे तो जिसमें कौड़ी है चीना जो है और मादिरा जो है मादिरा तो मादिरे का चावल मादिरे का भात ये खाया जाता था। कौड़ी का भात खाया जाता था और जौले के रूप में और भटिया के रूप में इसको भी खाया जाता था। दूसरा अभी आजकल बहुत जब मिलेट्स की बात आ रही मोटे अनाजों की बात आ रही तो मोटे अनाज को खाने का भी एक नियत समय होता था ऋतु अनुसार जब शरीर में उसकी ज़रूरत होती थी या शरीर में बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी या होती थी तो उस टाइम उसको लिया जाता था। तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि जो हमारे मोटे अनाज हैं वो कब खाए जाते हैं और क्या उनके खाने का तरीका रहता था। ये ज़बरदस्त एक विषय है। कौन जो है दाल का ये रूट बढ़ावे न दिनेश भावी और ददोदन में दिनेश भावी का आपने माता को जब बीमार है पथ का टाइफाइड है जो के है जो बहुत सारे अनाज जैसे कौड़ी है और मदिरा है तो ये बहुत सारी बीमारियों के टाइम पे पथ के रूप में भी इन अनाजों का प्रयोग किया जाता था कि कब उसको दिया जाएगा। तो कौड़ी है और मदिरा है तो ये और गुरूस है तो ये पथ के रूप में भी जो मरीज होते थे नना बच्चे है क्या साल भरी 20 सालों नन बच्चन करनी वो अभी खस है गए सर्दी है गए वो कौन का पतल बढ़ाए जल ले नहीं वो खाली रस अच्छा रस 1.5 सालों की नंचन खा वो रस पिला दी। ताजी बता रही हैं जब जो छोटे बच्चे होते थे उन बच्चों को कौड़ी और मदिरे का रस बना करके खाली रस ही रस उनको पिलाया जाता था। तो उनके लिए बहुत जो माइक्रो न्यूट्रिएंट उसमें होते हैं तो बच्चों को और जो उनको फिजिकल बीमारियां छोटी मोटी होती थी खांसी जुकाम तो उसमें भी इनकी रेसिपी बना करके बच्चों को दी जाती थी। और बच्चों के लिए मदिरा और कौड़ी का चावल जो होता है छोटा तो बच्चों के लिए उसके लिए खीर
खीर उसकी बच्चों के लिए बनाई जाती थी। खीर पड़ो ने बच्चन ही खवा दी नहीं जो उन्होंने ठीक उन्हें तो उस टाइम में ये गेहूँ और चावल तो बहुत लोग बाग ये वाल बाजार वाल कहाँ खाने हुए, घरों के खाने हुए कहाँ खाए से बाजारों को मिलने रहे जो कति भाई नहीं पछिल से खुद सन्ना तो सोसाइटी बाजारों। तो पहले के टाइम पे गांव पहाड़ में ये विभिन्न प्रकार के जो मोटे अनाज हैं ये बहुत ज़्यादा में यहाँ हुआ करते थे और बहुत संपन्नता उस बात की थी। और जो हरित क्रांति का हमारा दौर आया उसमें लोगों ने सिर्फ 2-3 फसलों को ही चुन लिया और उसी का व्यावसायिक और उसी का उपयोग बहुतायत से होने लगा। और पुरानी जितने भी हमारी परंपरागत जो अनाज थे वो धीरे धीरे लोगों ने उससे मुंह मोड़ लिया। और कदाचित बहुत सारे लोगों को इससे कमतर भी आंका गया गांव पहाड़ के लोगों को कि जो इसको मोटे अनाज को खाते हैं। और आज ही उन्हीं मोटे अनाजों की बात जो है बड़े ज़ोर शोर से की जा रही है। और जब भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि माताजी हमारी इतनी उम्र में भी जिन्होंने खेती का काम किया और अपने 8-9 बच्चों का भरण पोषण किया, सब यही जो है मोटे अनाज और खेत से यही हम लोगों ने भी खाया। तो हमें भी याद है कि हमने बचपन में जो मसूर की रोटी खाई, रोटी बिल्कुल वो जो घरा की चक्की में दल बेर वाट बड़ो नहीं गए मोटा अन्न भल बने पेट साफ बने अब चक्की नांग लेसी जा रहा पेट में तो मोटे अनाज से पेट साफ रहने वाला था। और आदमी को जब पेट में बीमारी नहीं होगी तो सब कुछ बीमारियां सही रहेंगी। तो जतुले पहली मोटा अनाज बगैर चक्की में घर चक्की में पीछे होने भी खनेर बे घर चाक में जता पीछे होने काम काते नीले सब जतारन पीछने पहन जबान में फिर जो और मिक्स कर बेर खनेर बे बैक के मिक्स कर बेर खने जैसे जौ मसूरा रोट खाई, भटा रोट खाई और बेड़ू रोट खाई, बेड़ी रोट बड़ू नहीं मांसाक बेड़ी रोट होने मांसाक बेड़ी रोट मांसाक चिल्लाड़ बड़ू नहीं मांसाक बाड़ बड़ू नहीं चिल्लाड़ मतलब पिछ बेर उसी का सोच बेर न खींचे। अच्छा। आजकल जैसे वो चिल्ला कहते हैं तो मांस को पीस करके उसकी रोटी पतली रोटी पहाड़ में बनाई जाती थी। तो पीछे चिल्लाड़ कही जने पे चिल्लाड़ को नेर तो चिल्ला जो है मांस का। और यह अलावा हमारे पहाड़ में कहते थे बीड़ी रोट, यानी कि गेहूँ मांस और बीड़ी रोट। और मैं जो भी भीतर मांस और मशहूर डालबेर तो मांस और गेहूं को मिला करके उसकी रोटी, तो उसे बिड़वा रोटी कहते थे। तो वो भी यहाँ पर बनता था। तो ये सारे अनाज जो है हमारे पुराने गांव पहाड़ के लोगों ने खाए हैं और भरपूर इसका उत्पादन पहाड़ में किया है। और वर्तमान परिस्थिति पिछले पहले घटन में यहाँ ले शायद 2-4 घट थे पिपलेत में घट देंगे जो हमें एक लाख पिपले जोता होता पूरा एक वहाँ से उतारो उबराड़ वाल ना घाटू। अच्छा उल्ला छो उबराड़ वाल में जमीन वाल घटे तो घराटन में पीसी जने पे सब घराटन में पीसी जने पे यहाँ उतु चलने नहीं गयो जन बेचन बारिश हो गयो। अच्छा बरसात के टाइम में ज़्यादातर घराट चला करते थे। और जन जागन गाड़ सन मार पानी छो उन जागन सदा चलने ना जो ना खनेज बा हेल होय जो रोट खनेज बा जो भेया लोग अरे पिस खनी नहीं गयो तो मिल मानू होई जाए वो खदम एक जोंखार लेके बनेश वाली जोंखार यो हरी से लोग बड़ों ने जाना जलावे क्या था कामों ने भी पेट पीड़ा कर वो करता फिर वो छानी जाऊँ तो हमें दे तब बड़ों ला जलाए पिस वो फिर पराधन में खींचू फिर वो निकाला तो वो जोंक छिलका नहीं ले या चुलल क्या बने भी जोंखार जो धूस बड़ों धूस जो चुल भी
तो यहाँ पर जो पुरानी वैद्य की परंपरा थी, तो जौ का जो छिक्कल है, जौ के बाहर से जो भूसा होता था, उस भूसे को जला करके एक महत्वपूर्ण दवाई भी यहाँ पर बनती थी, जिसे जौखार कहा जाता था। जो खार और इसमें पेट पीले भलूंगे में और तो जो हमारा उदर शूल के लिए, पेट दर्द के लिए बहुत रामबाण दवाई होती थी। जौ के खार को जला करके एक विशेष तरीके से जलाया जाता था और एक तरीके का कार्बन बनाया जाता था उसका, काला। पानी में डाल दे ना, फिर वो निकल ही नहीं रहे वो। और उसको निकालते थे पानी में तैरा करके, तो उस जौखार की दवा बनती थी, जो उदर शूल, पेट से संबंधित जितनी बीमारी है उसके लिए रामबाण दवा भी जो है जौ से बनती थी। जो जो के बने फिर हम बाण अब तुमने का फिर ले ले जो खार खाया ये हनु गर्म पानी खा लिया, वो खाया वो भी ठीक नहीं थे। अब जैसे कॉल पल्ला सैंड बैठ गया थी 3 दिन हरियाली ये पेट में ग्वाल है जाने खून जम है जाने जम है जो आपको पेट में बैठ है जो फुरुड़ी जालो 3 दिन कटाए है जाए हमारे कब मनो मन ही तो लाचे हाथ बैठे बोता। तो महिलाओं को भी जब प्रसव काल के बाद उनको भी जौखार दिया जाता था, ऐसा ईजा बता रही हैं कि पेट में जो भी ब्लड जमा हो जाए, कहीं ऐसी कोई दिक्कत हो जाए, तो उसको देने से जौखार की जो दवा बनती थी उससे पेट में जो भी ब्लड की सफाई होनी है वो भी उससे सफाई हो जाती थी, ऐसा ईजा बता रही है। उस वैद्य रात नहीं जाई तो मित्रों, इस तरीके से जो आज मोटे अनाजों का वर्ष बनाया जा रहा है, मोटे अनाजों के बारे में इतनी जानकारियाँ दी जा रही हैं, और एक तरफ हमारे गांव पहाड़ के पुराने लोगों ने इसको जिया है, खाया है, और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें वो जानते हैं, और किस तरीके से मोटे अनाजों का रेसिपी बनती थी, किस तरीके से उनको खाया जाता था, और किस सीजन में उसको खाया जाता था। आज तो बड़ी महत्वपूर्ण विषय इस बात का है कि लोग कह देते हैं हमने मडुआ की रोटी खाई। अब मडुआ की रोटी आपने किस महीने खाई, ये बड़ा विषय है, और किस जगह पे खाई, जहाँ पे आपको मडुआ की रोटी खानी चाहिए थी, नहीं खानी चाहिए थी, और कौन सा आपका ऋतु चला था, क्योंकि गर्मियों का सीजन है। तो आदमियों के पेट में, आदमियों की आंतों में कौन से बैक्टीरिया किस टाइम पे बड़े होते हैं, कौन से कम होते हैं, तो ये भी एक बड़ा विषय है। तो आजकल ये कह दिया जाता है कि साहब हमने मडुआ की रोटी खाई। अब मडुआ की रोटी खाई, मडुआ के बिस्कुट खाए, क्या आपके शरीर को उसकी ज़रूरत थी, और किस सीज़न में उसकी ज़रूरत थी, किस ऋतु में? आपके आपके जिस सीज़न में उसकी ज़रूरत नहीं थी तब आपने मडुआ की रोटी को खाया, तो ये बड़ा, पेट में कटाया है या पेड़ चल जाल। तो अगर इन 2 महीनों में लोगों ने मडुआ के अनाज को का प्रयोग किया तो उसके पेट में जो है बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। दूसरा, मडुआ जैसे अनाजों को बहुत पुराना भी नहीं खाया जाता था। पुराना अन्न के लेकर 2 साल जब वो मड्डू रह जालो वो पेट खराब पेट कर खराब हो, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि मडुआ को जो है फ्रेश हर साल का हर साल खाया जाएगा। पुराना मडुआ जितना होगा वो नुकसानदायक होगा। तो इस बहुत सारी फसलें हैं जिनको बहुत पुराना खाया जाता है। चावल को जितना पुराना खाएंगे उतना अच्छा रहता है, और वहीं मडुआ को अगर हम बहुत पुराना खाएंगे तो वो हमारे लिए दिक्कत का कारण बनेगा। और जौ लेकर जब जौ साल दिए चका होला उनके बिगाड़ नहीं कर जो किस वेट जब खड़ा। बहुत सारी जो मोटे अनाज हैं, मोटे अनाजों को खाने का भी अपना एक पद्धति रही है, एक तरीका रहा है। तो बगैर उस तरीके को जाने अगर हम मोटे अनाजों को खा रहे हैं, और ऐसे टाइम पर खा रहे हैं जब उसको नहीं खाना चाहिए था, और जब उनका सीज़न होता है, जब ऋतु होती है, जब मनुष्य के शरीर में बहुत सारे क्योंकि इन सारे मोटे अनाजों में बहुत ज़्यादा कैल्शियम और माइक्रो विटामिन और बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। अगर हमारे शरीर को उसकी ज़रूरत नहीं है तो हम ऐसे समय पर उसको खाएंगे तो हमारे लिए नुकसानदायक भी होता है। तो ये सब बातें जो पुराने गांव पहाड़ के लोग जानते थे, आज इस पर बड़ी जो स्टूडियो में बड़े लोग चर्चा का ये विषय है, लेकिन इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, कोई इसके बारे में जानता नहीं है। ये सब भोजन जो है क्लाइमेटिक जोन आधारित फसलें हुआ करती थी,
और जो विशेष क्लाइमेटिक जोन पे होती है, विशेष मिट्टी पे होती है। मड्डू बुए बेर ऊ खेतले ठीक होनन का कुनेर ब्या अगिन मटुआल ठीक होने जाते हैं उनमें भटहट की तेरा में लागने में गार्डन में। और एक गाड़ में बाहर किस्म अनाज ले बोए, बहुत किस्म अनाज एक गाड़ में। घर में एक अनाज का बीज बन रहा धान वाल तिरोड़ बन रहा यो कौन है यो। अच्छा कौन हली गए फिर यो आप कौन ही हरी लाग गए फिर अच्छा आप भट आला यो भट आली गया तुमने हल्ला के भट। तो इन मोटे अनाजों को पैदा करने का भी एक अपना विशेष तरीका हमारे गांव पहाड़ में हुआ करता था। आप कौन भी तो? और एक ही खेत में बहुत किस्म के अनाज बोए जाते थे। 12 अनाजा हमारी एक सशक्त पद्धति भी रही है। तो अभी ये जो है एक खेत में भट भी बोए जाएंगे, कौड़ी भी होगी, मदिरा भी होगा, मडुआ भी होगा और मूली भी होगी और उसमें उगल भी होगा। उगल अभी एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा मोटे अनाज में उगल भी आता है जो हमारे उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में। और कुट्टू का आटा भी जिसे लोग कहते हैं। और अच्छा बरता दिन खने ब्या उगल उगल बरता तो उगल जो एकादशी बरता दिन खराल खा। तो जो कुट्टू का आटा है जिस दिन फास्ट होता है व्रत के दिन, एकादशी के दिन, और उगल का आटा है क्योंकि वो सुपाच्य होता है। जन्माष्टमी छो शिवरात्रि छो इनन में उगल खनीर। हमारे गांव पहाड़ में जो उगल पहले बहुत हुआ करता था और उसके अंदर भी आटा होता है, बाहर से काला दिखता है और त्रिकोण शक्ल में उगल जो होता था कुट्टू, तो उसके आटे का प्रयोग ज़्यादातर व्रत के दिन, फास्ट के दिन, क्योंकि इतना ठंडा और इतना सम तासीर वाला खाना है तो फास्ट के दिन शाकाहारी लोगों के लिए बहुत बढ़िया एक हमारा रोटी के रूप में और उसका चिल्ला बना करके भी और तवे में उसके आटे को इस तरीके से बनाया जाता था। और इन्हें बिल्कुल सोफनाथ बिल्कुल मडुआ कहे एक गुदले जाइयो न से नन्ना। अच्छा और शाकाहारी एकदम मडुकाणी उई में नहीं खाने रहे। तो बहुत दिनों मडुआ का आटा, मडुआ की रोटी वर्जित रहती थी और जिसमें जो है बहुत बर्तों के दिन और जब श्राद्ध है जो 3 दिन अघिलबटी मडुआ रोटो सब साफ है जालू जताले साफ भल और छिले साफ भल सब बिल्कुल कतीले एक रत्ती होने चाहिए। तो जब भी हाँ गांव पहाड़ में लोग सात्विक अपना जीवन करते थे, जो सात्विक जीवन जीते हैं वो भी मडुआ से वर्जित रहते थे, मडुआ को वो लोग नहीं खाते थे। और जब भी हमारे गांव पहाड़ में कोई भी ऐसे फंक्शन होते हैं और ऐसे क्रियाकलाप जब होते थे, व्रत होता है और हवन होता है, यज्ञ होता है, तो उनके 8-10 दिनों से पहले ये बताते हैं कि घर में अनाज में एक दाना भी मडुआ का कहीं नहीं होना चाहिए। तो मसूर उस ऐसे अनाजों में नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक बड़ा विषय हमारे खाने का रहा है। गेहूँ चावल बस। तो उस टाइम पे जो भी सात्विक और धार्मिक कार्य होंगे उनमें गेहूँ चावल ही ज़्यादातर खाया जाएगा, जौ खाया जाएगा। और ये जो मोटे अनाज हैं उनका उपयोग हम प्रयोग जो है सात्विक तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि शाकाहारी जो जीवन शैली है, शाकाहारी जीवन शैली में जितने भी हम इन छोटे छोटे अनाजों को खाते हैं तो वही हमारे शरीर में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो विटामिन की पूर्ति छोटे छोटे अनाज किया करते थे। इसलिए हमारे गांव पहाड़ में उत्तराखंड की जो हमारी परिपाटी है, जो यहाँ के लोग ऋषि मुनि यहाँ पर लोग रहते थे, जो पुराने लोग रहते, वो बहुत सारे अनाज, बहुत सारे साग और बहुत सारी सब्जियाँ जो यहाँ की लोकल वनस्पतियाँ हैं उनको खाया करते थे, क्योंकि उनके शरीर की जितनी भी ज़रूरत होती थी, जितना भी उनके अंदर
माइक्रो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती थी। और दूसरी तरफ हमारी जो जीवन शैली गाँव पहाड़ की रही है, बहुत ज़्यादा फिजिकली वर्क वाला रहा है, बहुत मेहनत वाला रहा है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के जो हमारे आसपास जितने भी साग सब्जियां और जितनी भी बहुमूल्य फसलें और जो जंगली फसलें हैं, बहुत सारी जंगली फसलों को भी लोग खाया करते थे शायद। सालू रात बने ये जो चोख ना जब चोखर का नेर में यहाँ पे हाँ। अब हाले बजाने में ले दूध तो ये आठ मेले हिसाल मिलूँ छे पहली आठ में हिसाब मिलाए आप चोख रोट खान गयो नहीं बेव दूध नहीं बेव के नहीं बेव भूख लाग रहे खेतन जानों का यार यूं खाटन नहीं हिसाल होला लाई वो हिसालन में वो पिशू वेल वो रोट बढ़ाए वो खाए खेतन नहीं गया। जो विशुद्ध रूप से बहुत शाकाहारी लोग थे, वो इस सीज़न में जो हिसालू का हमारा सीज़न आया तो आटे में हिसालू को मिला करके भी उसका एक रोटी बना करके उसको खाते थे। तो आप समझिए कि जंगली एक फल हिसालू, और फिर उसको आटे में मिलाया और फिर उसका रोटी बनाया और उसको खाया। इस तरीके से भी लोग खाते थे। जब यूँ पड़ने भी यूं पड़ो बरखा है तो चौलाई का उपयोग जाड़ों में जब बर्फ़ गिरा करती थी पहाड़ में, तो चौलाई भून के उसके लड्डू बनते थे। लड्डू बनाए जब धिनाल भे दूध में का बेन मुनी दूध की थे पीने सुंदर लापाई से हलू बनने पे हल्लू बन जने इन्हें हल्लू बन जने। तो जो चौलाई चूहा जो पहाड़ में बहुत बहुतायत में होता था पहले, बहुत ज़्यादा होता था। मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा चूहा यहाँ होता था। तो चार बड़े छुपे चार मतलब एक बोरा लगभग एक आदमी के घर में चूहा होता था। तो चूहे को जाड़ों में ही इसका उपयोग होता था जब बर्फ़बारी होती थी। तो बर्फ़बारी के टाइम में उसको भुना और उसमें बड़े खीले बन जाते थे, और उन खीलों को फिर दूध में उबाला और एक तो लड्डू बना करके खाते थे, दूसरा उसको जो है लापसी उसका हलवा लापसी और दूध में, वो भी प्योर दूध में बना करके उसको खाते थे। तो जाड़ों के टाइम पे आदमी जितना ज़्यादा खाना खाएगा, जितना पौष्टिक खाएगा, ये एक हमारा क्रम रहता था कि जाड़ों के 3 महीने अगस्त के बाद जनवरी तक लगातार बहुत ही पौष्टिक खाना हम लोग खाया करते थे, जिसमें ज़्यादातर मोटे अनाज हुआ करते थे। तो मोटे अनाजों को जाड़ों के सीज़न में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। और उसके बाद गर्मियों में धीरे धीरे आदमी के शरीर में अगर एक्स्ट्रा आपका प्रोटीन, एक्स्ट्रा कैल्शियम, एक्स्ट्रा विटामिन भी शरीर में हैं, तो वो फिर धीरे धीरे हमारा जो गर्मी का सीज़न आता है जिसमें हल्का भोजन जिसमें लिया जाता है, तो वो लंबे समय तक हमारे शरीर में धीरे धीरे वो डिस्चार्ज होते रहते थे और शरीर की एनर्जी बरकरार रहती थी। तो ये जो हमारा अभी फसल का सीज़न रबी सीज़न हमारे फसल का चला है, इसमें गेहूं को भिगा करके, यानी शाम के 3-4 बजे गेहूं के आटे को गूंथ दिया जाता और उसको फिर रख दिया जाता। तो 3-4 घंटे के बाद उसमें खमीर चढ़ता और उसमें जो है उसके बाद उसकी रोटी जो होती थोड़ी खट्टी होती और वो बड़ा पौष्टिक हो जाता वही आटा, और उसको लोग खाते थे। हालांकि हमें बचपने में उसका स्वाद बड़ा खट्टा खट्टा लगता था, खाने का मन नहीं करता था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उसको खाते थे। उसको खाने से क्या होता था कि पेट साफ, और एक तो उस टाइम पे घराट से आटा पीसा जा रहा है और घर की चक्की से पीसा जा रहा है, मोटा होता है, उसमें छन्नी का प्रयोग नहीं। आजकल तो वो छन्नियाँ लगती हैं, तो उस टाइम छन्नी भी बहुत मोटी होती थी, गांव घरों की बनी हुई। तो बहुत मोटा अनाज हम लोगों ने खाया है, और हमारे जो पूर्ववर्ती हमारे जो पुराने लोग रहे हैं उन्होंने तो और ज़्यादा खाया है। तो मित्रों, आज जो है गांव पहाड़ से ये चीज़ें लगभग गायब हो गई है। और दूसरी तरफ बीच के 20-30-40-50 साल ऐसे गुजरे हमारे देश में जिनके प्रति तवज्जो ही नहीं दी गई, और जो लोग इन मोटे अनाजों को खाते थे उनको हाशिए पर खड़ा कर दिया गया और ये कह दिया गया कि ये तो भाई छोटे लोग हैं और गांव पहाड़ के लोग हैं, जंगली लोग हैं, ये जंगली लोगों का खाना है, और ये कह कर के हमें उससे किनारे कर दिया गया। और जो हमारे लोगों को इसका ज्ञान था, परंपरागत नॉलेज था,
उस नॉलेज को भी आज जो है टेबल में परोसा जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे ही ऐसे लोग हैं, ऐसे बुजुर्ग हैं जो आज गांव में रहते हैं, जिनकी यादों में, जिनके नॉलेज में ये बातें हैं, आज वो भी अभी मोटे अनाज के रूप में मैं बहुत सारी चर्चाओं को देख रहा हूँ, तो वो भी एक विकृत रूप में पेश किए जा रहे हैं। जो वर्तमान में जिन्होंने मोटे अनाज को कभी खाया ही नहीं होगा, कभी देखा ही नहीं होगा, कभी उगाया ही नहीं होगा, लेकिन वो एक इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से उसको परिभाषित कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे गांव पहाड़ में ऐसे 100 साल जिनकी उम्र हो गई है, 100 वर्ष में जो जा रहे हैं, और जिन्होंने अपने बचपने से लेकर के जवानी बुढ़ापे तक मोटे अनाजों को खाया और स्वस्थ रूप से आप बगैर बीमारी के यहाँ पर खड़े हैं। कोई शुगर नहीं, कोई किसी किस्म का कोई दवाई नहीं। अभी हमारी माताजी को कभी कोई हल्की फुल्की बुखार हो गया, शरीर में दर्द हो गया, तो कोई बात की शिकायत होगी तो हम खाली एक गोली दे देते हैं या एक सिरप दे देते हैं तो वो बीमारी दूर हो जाती है। तो दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं आज जो वो चर्चा का विषय ये बना रहे हैं कि हाँ, कोई कह रहा है इसका मडवे का ऐसा होता है, कोई कह रहा है फलाने का ऐसा होता है, जबकि उनको ज्ञान नाम की चीज़ नहीं है और चैनलों में इस बात को परोसा जा रहा है। दूसरी तरफ हम गांव पहाड़ में जो हमारे गांव में जहाँ पे ये मोटे अनाज उत्पादन होते थे, तो उन्हीं लोगों को ये पता है कि इसकी रेसिपी कैसे बनती है, कैसे इसकी रेसिपी होती है, कैसे इसको खाया जाता है, किन महीनों में ये खाना वर्जित होता है, किन महीनों में ये खाया जाता है, किस ज़मीन में ये उगाया जाता है। अभी मैं आपको बताऊं कि हम बीज खेत में किस फसल को बोएंगे, किनारे में किसको बोएंगे। अगर बीच में बोएंगे हो सकता है पानी से वो गल जाए, तो उसको बोने के भी तरीके होते थे। मैड़ में किस फसल को बोया जाएगा, तो धान को कहाँ बोया जाएगा, धान के खेत को बीच में बोया जाएगा क्योंकि धान को पानी की ज़रूरत होती है, और किनारे किनारे कुछ दूसरी फसलें बोई जाएंगी क्योंकि वहाँ पे पानी कम जाएगा। तो जहाँ पर पानी कम जाएगा वहाँ पर अलग अलग फसल बोई जाती थी। तो ये सब परंपराएं, ये विधाएं हमारे पास सशक्त एक हमारा एग्रीकल्चर यानी कृषि। एग्रीकल्चर माने होता है कि एग्री माने राजी और कल्चर माने नेचर। नेचर के साथ हम राजी खुशी से जो काम करते थे उसे एग्रीकल्चर कहा जाता है। लेकिन आज हम एग्री कहाँ हैं, किसी बात के लिए हम बाई फोर्स कोई काम कर रहे हैं। खेतन में रुपया लगा ल तिरोड़न में माट तब लगूंगी। तो आज दूसरी तरफ इसी नॉलेज को फिर हमें एक साइंटिफिक वे से हमें परोसा जा रहा है, जबकि ये एक परंपरागत हमारा जो ज्ञान था, जो परंपरागत तरीके से हम जिसमें सशक्त थे, उसको अब फिर हमें और बेचा जा रहा है और परोसा जा रहा है। ये बड़ा दुखदाई है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमें जो मिलेट्स थे, जिन पर हमारा एकाधिकार था, जिनको हमने जिया था, जिनको हमने खाया था, जिसकी हम पूरी एक सिस्टम को जानते थे हमारे गांव पहाड़ के लोग, आज उससे फिर हमें वंचित किया जाएगा और एक नया पैटर्न हमारे साथ होगा। फिर 10 सालों के बाद ये पता चलेगा कि वो पैटर्न भी ख़राब हो जाएगा। तो ये सारी स्थितियाँ हो रही हैं। और दूसरी तरफ आज पहले जिन खेतों को हम ठीक करना चाहते थे, जिन खेतों की उर्वरता को हम ठीक करना चाहते थे, तो पुराने लोग कहते थे कि उसमें मडुआ बोया जाए। अगर खेत ख़राब हो गया, बार बार उस खेत में हमने उसकी फर्टिलिटी कम हो गई, तो बहुत सारे हमारे पुराने मोटे अनाज ऐसा हुआ करते थे जिनको गांव पहाड़ में फसल चक्र के रूप में, मिश्रित खेती के रूप में, 12 अनाजा के रूप में, फसल चक्र के रूप में, जैव चक्र के रूप में हमारी खेती को किया जाता था। अब क्या है कि हम दूसरी तरफ मोटे अनाजों की तरफ जाएंगे और उनको उगाएंगे, फिर उनका भी पैटर्न होगा कि हम उसमें क्या क्या फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, क्या क्या उसमें एडिशनल चीज़ दे रहे हैं, कौन से हम बीज लेके आ रहे हैं। भाई, बीजों का भी एक सिस्टम है, वो किस क्लाइमेटिक जोन का कौन सा बीज होगा, और उस बीज को पैदा करने का भी एक अपना तरीका होता है। और विभिन्न जो हमारे क्लाइमेटिक जोन हैं, जिस आधार पर ये मोटे अनाज होते हैं, तो उसको पुनः स्थापित करना एक चुनौती भरा काम भी है। और उसके लिए गांव पहाड़ के उन परंपरागत जो पुराने लोग हैं, गांव में हैं, पहाड़ में हैं या मैदानी क्षेत्रों में, जहां भी ये चीज़ें होती हैं पूरे हमारे भारतवर्ष में, तो उनके लोकल ज्ञान का बड़ा महत्व है। तो मित्रों, इन सब बातों को मैंने आज अपनी माताजी के सामने जाना, रखा, और कुछ काम जो हम अभी खेत गांव में मैं कर रहा हूँ, हम लोग कर रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या विचार है, और क्या हमारे मोटे अनाजों को और जो हमारा खान पान की शैली है वो हमारे मूल रूप में जिस तरीके से हमारा एक पुराना कल्चर रहा है,
क्या उसे पुनः वापस लाने की ज़रूरत है। इन सारी बातों के साथ तो आज के हम अपने इस वार्ता को, इस ब्लॉग को समाप्त करता हूँ। और आपको कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम, इस पर ज़रूर अपना राय मशवरा दें और लाइक कमेंट करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मित्रों, मेरा यही मानना है कि गांव पहाड़ में ये सारी चीज़ें पुनः स्थापित हों और लोग इस पर काम करें। तो नमस्कार, धन्यवाद।